नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मराठवाड़ा में सूखे से स्थिति और बिगड़ी, बले जलाशयों में महज 3% पानी, 200 फीट से गहरे बोरवेल पर रोक। देश के 91 बड़े बांधों में 4 सूखे। पश्चिम बंगाल में थमा तीसरे दौर का चुनाव प्रचार, 62 सीटों पर गुरुवार को होगा मतदान। मैदान में 418 उम्मीदवार। सरकार ने पीएफ के नए नियम को किया रद्द, कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद फैसला। 58 साल से पहले पूरी रकम निकालने पर लगी थी रोक। हंदवाड़ा में छेड़छाड़ का एक आरोपी गिरफ्तार, शहर से सेना ने हटाए बंकर, सेना प्रमुख ने लिया सुरक्षा का जायजा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती हमला, 28 की मौत और 300 से अधिक घायल, तालिबान ने ली जिम्मेदारी, सरकार ने बताया हताशा का परिणाम। और आइए देखते हैं पहली खबर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एक शक्तिशाली बम धमाके में अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। यह हमला कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में हुआ। हालांकि तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। काबुल के कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में मंगलवार सुबह कई घंटे तक गोलियां चलने की आवाजें आती रहीं। तालिबान के एक आत्मघाती हमलावर ने पहले तो विस्फोटकों से भरे ट्रक को रक्षा मंत्रालय से सटी एक पार्किंग में उड़ा दिया। इसके बाद दूसरे हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए लोगों में सैनिकों के साथ सुरक्षा अधिकारी और नागरिक भी हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। हालांकि अमेरिकी दूतावास और नाटो मिशन को नुकसान नहीं हुआ है। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाके राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के मुख्यालय में घुसने में कामयाब रहे। हालांकि सरकार ने इस दावे को नकार दिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि यह हमला बताता है कि तालिबान अब आमने सामने की लड़ाई के काबिल नहीं रहा। एक सप्ताह पहले तालिबान ने हमलों में तेजी लाने की घोषणा की थी। इसके बाद से कुंदुज प्रांत में लड़ाई तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के निदेशक सी देवास्कर साहब हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जिस तरीके का ये हमला है, और मैं कहूँ कि जो कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट था तालिबान का कि गर्मियाँ शुरू होते ही हम तेज़ करेंगे हमले, क्या उसी कड़ी में है? और बड़े ही मैं कहूँ कि बहुत ही आधुनिक तरीके से और जिस जगह पर यह हमला किया गया, क्या दिखाता है कि उनकी रीच सब कुछ उनके दायरे में जद में है? ये बात सही है कि करीब 2 हफ्ते पहले बार बार यही कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव कहते हैं, और तालिबान अभी जो नए नेतृत्व में है पिछले साल से, मुल्ला अमर के मौत को घोषित करने के बाद, ये अपनी विश्वसनीयता जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदरूनी ढांचे में साबित करने के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने इस प्रकार का एक प्लान बनाया है। और जिस विश्वास और आप कह सकते हैं दुस्साहस के साथ उन्होंने ये जो आज का अटैक किया है, ये काफ़ी बड़े पैमाने पे है। और जो उन्होंने टारगेट को चुना है, एक अफ़गानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साथ साथ उनकी जो खुफिया एजेंसी है उस हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी उन्होंने हमला किया है। और लगता है कि ये काफ़ी सफल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देश के राजधानी में करीब 30 लोगों का कैजुअल्टी है इस वक्त, लगता है कि इसकी संख्या बढ़ भी सकता है, और 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो अर्थात ये कि बार बार जब भी इस प्रकार का अटैक होता है, टेरर अटैक अफ़गानिस्तान के अंदर, सबसे पहले हम यही सवाल पूछते हैं कि कमी कहाँ पे थी? क्या इंफॉर्मेशन नहीं था, इंटेलिजेंस नहीं था? प्रेसिडेंट के पैलेस के करीब अगर कोई गुट आ सकता है तो इसका अर्थात यही है कि कई प्रकार के कमियां हैं वहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से उनको इन्वेस्टिगेशन करना होगा। बहुत दुख की बात है, जो लोग घायल हैं
हम यही चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी समर्थन मिले। पर अफ़गानिस्तान की इस वक्त साहब हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स हो, इमरजेंसी, सबके ऊपर एक प्रकार का दबाव है। और हमने पिछले साल में देखा है कि वहाँ पे कोई मर्यादा नहीं है जो सिद्धांत होते हैं हाँ, वो किसी भी लड़ाई जो माहौल में। और अगर कोई घायल के ऊपर या अस्पताल के ऊपर अगर हमला कर रहा है तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्थिति कितना बिगड़ गया है। क्या वाकई तालिबान का जो नया नेतृत्व है उसके ज़रिए, जो मैं कहूँ कि शायद वो साबित करना चाहते हैं कि उनकी पकड़ पहले से ढीली नहीं हुई है, मजबूत हुई है, और सरकार का वहाँ पर ये कहना कि इस तरह के हमले दिखाते हैं कि तालिबान कमज़ोर हुआ है, वो सीधी लड़ाई की वजह से इस तरह के हमले कर रहा है। किस साहब तरीके मैं का इससे सहमत नहीं हूँ। हालांकि गनी साहब ने कई बार कहा है कि तालिबान को हमने बैटलफील्ड के ऊपर हराया है, जंग के मैदान पे, और इसलिए वो इस प्रकार के टारगेटिंग कर रहे हैं। पर देखिए, तालिबान जो है शुरुआत से उन्होंने अपने दहशतगर्दी या विचारधारा को फैलाने के लिए वो उनका उद्देश्य था। और जहाँ तक इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हुकूमत का जो कंट्रोल है वो पहुँचता नहीं है। और चाहे अभी जो नारकोटिक्स और ड्रग्स का जो वहाँ पे फैला हुआ है, वॉरलॉर्ड्स की हम बात करते हैं, और अफ़गानिस्तान धीरे धीरे मैं कहूँगा कि पुराने एक स्थिति पे जा रहा है, जब पश्चिमी फोर्सेस और अमेरिका के ट्रूप्स के विड्रॉल के बाद अफ़गानिस्तान के जो आर्मी और उनके जो पुलिस, उनके पास उस प्रकार की क्षमता ना है, ना उनको तरह तरह की जो सामग्री की ज़रूरत है, इन्वेंट्री, वो भी उन्हें यानी कि एक्सेस नहीं करने देते हैं। उदाहरण के लिए एयर पावर, काबुल जैसे शहर में वो अगर एयर पावर उनको आसानी से अगर मिल जाता, मुझे लगता है कि उनके सर्वेलेंस जो है वो और बेहतर हो सकता है। सकते थे। पर ये जो इस वक्त शक्तिशाली देश और ख़ास अमेरिका पाकिस्तान के बीच में जो भी नीति बन रही है, और चीन के साथ, उन्होंने अफ़गानिस्तान के फ़ौज को एक प्रकार से उन्होंने गला दबा के रखा है, एम्पावर नहीं किया है। एम्पावर नहीं किया है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी क्योंकि एक बड़ा वंडर है। खतरनाक संकेत मैं कहूँ, आप शायद एग्री करें इससे, कि काबुल जैसे शहर में और बहुत ही मैं कहूँ कि जो बिल्डिंग्स उनके पास में अगर इस तरीके का हमला होता और 30 से ज़्यादा लोग फिलहाल जो जानकारी है उनकी मौत होती है, तो या तो उनका डिफेंस सिस्टम मैं कहूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है वो उस तरह का नहीं है, और दूसरे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके के इक्विपमेंट की ज़रूरत है, हथियारों की, वो भी शायद वहाँ पर उनके पास मुहैया नहीं है, अगर कंपेयर करें आतंकवादियों से। तो काफ़ी साहब उनके मटेरियल जो इस वक्त इन्वेंट्री और जो एक्सेस है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, क्योंकि जब अमेरिका और पश्चिमी देश के फोर्सेस थे वहाँ पे, वो अपने जो इन्वेंट्री, ऑर्डिनेंस, सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, जो पूरा पैकेट है, उन्हें अपने देश से, अपने फ़ौज से मिलता था। अफ़गानिस्तान का इस वक्त जो नेशनल आर्मी है, उनको इस प्रकार की लॉजिस्टिक्स की अभी एक्सेस नहीं है। जी, और साथ साथ जो तालिबान है, उनको एक फ़ायदा मिल गया है कि जब अमेरिका ने वहाँ पे कई बेस से पश्चिमी देशों ने छोड़ के चले गए, इन्होंने जो कब्ज़ा किया है, साथ साथ इनको भंडार भी मिल गया है। जैसे हमवी आप देख लीजिए, वो जो व्हीकल होता है, कहा जाता है कि अगर तालिबान के पास इस वक्त इतनी मोबिलिटी है, तो अमेरिका ने जो वहाँ छोड़ दिया था हमवी, या जिसको कब्ज़ा किया था, वो मिल गया। साथ साथ उनको एम्यूनिशन मिल गया है, और जो भी अमेरिका ने वहाँ पे मिलिट्री हार्डवेयर छोड़ा है, उसका फ़ायदा तालिबान को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से एक कमी है। और लास्ट एक पॉइंट है कि जो इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान अभी इतने तरह से वहाँ पे जो सेक्टेरियन जो मतभेद है, जो पहचान है, कोई जाति के ऊपर है, कोई पश्तून है तो नॉन पश्तून है, और ये तालिबान को मिल रहा है। और तालिबान के अलावा वहाँ पे इस्लामिक स्टेट का भी छोटा सा एक फुटप्रिंट है, अल-कायदा का भी है। और पाकिस्तान क्योंकि अपने देश से ये ऑपरेशन करते हुए, जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-मोमिन है, उन्होंने कई सारे ऐसे मिलिटेंट्स और टेररिस्ट को पाकिस्तान से हटा के वो अफ़गानिस्तान में आ गए हैं। तो ये जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया के हो, या गल्फ़ स्टेट्स या अरब स्टेट्स के हो, या पाकिस्तान के खुद के जो लोग हैं, ये भी एक प्रकार से वहाँ तालिबान के साथ जुड़ गए हैं। तो तालिबान का जो संख्या है वो भी बढ़ रहा है, उनका लॉजिस्टिक बेस जो है वो बेहतर हो रहा है। और आपका कॉन्ट्रास्ट या ये विडंबना है कि जो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, उनको उस प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो सिचुएशन काफ़ी चिंताजनक है। चिंताजनक है सीरिया के लिहाज से भी, और अगर कहूँ कि
दुनिया में शांति के लिहाज से। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज, सरकार के काम पर मतदाता की आवाज, राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बात सूखे की। भीषण सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। राज्य में बांधों में 20% से कम पानी बचा है। मराठवाड़ा इलाके में तो बड़े जलाशयों में 3% पानी ही नहीं। इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि देश के 256 जिले इस वक्त सूखे की चपेट में हैं। ये है महाराष्ट्र के बीड जिले में बना मांझरा बांध, जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। इससे बीड के साथ ही लातूर को पानी सप्लाई किया जाता है। मराठवाड़ा इलाके के दूसरे जलाशयों का भी यही हाल है। इस क्षेत्र के 11 बड़े बांधों में से 8 में महज 3%। मराठवाड़ा का बीड जिला सबसे ज्यादा सूखा पीड़ित इलाकों में शामिल है। यहाँ पर कुएं, जलाशय और बांध सूख चुके हैं और लोग टैंकरों के पानी पर ही निर्भर हैं। कर्ज के बोझ में दबे किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। देखिए राज्यसभा टीवी की ये खास रिपोर्ट। किसान कैलाश मोरे के घर में बैठे गमज़दा लोगों को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बीड़ के रोसण गांव निवासी कैलाश मोरे ने 11 अप्रैल को कर्ज और फसल की बर्बादी से हताश होकर आत्महत्या कर ली थी। 16 बीघे जमीन के मालिक इस किसान ने मुआवजे के लिए भाग दौड़ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसने उसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत दिन से बीड़ को आ रहे थे, पैसे नहीं मिले, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। और उनकी ज़मीन जो जा रही है रोड में, उसके पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो परेशान थे। 3 साल से बारिश नहीं हो रही है और खेत में कुछ भी अनाज नहीं पैदा हुआ। 1500 की आबादी वाला रोसण गांव कभी काफ़ी खुशहाल था, लेकिन बीते 5 साल से सूखे दर सूखे ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जमीन परती और पीने के पानी के लाले पड़े हैं। गांव का एकमात्र हैंडपंप सूख गया है और लोग टैंकरों से मिलने वाले पानी के सहारे हैं। साफ पानी के लिए महिलाओं को रोज कई किलोमीटर चलना पड़ता है। 5 साल हो गया बारिश नहीं, इसलिए खेती में कुछ आता नहीं। हर किसान को कोई पीक नहीं, कुछ नहीं, गांव में पानी नहीं, सब वो परेशानी में है। यहाँ 8 दिन को, 10 दिन को, 11 दिन को एक बार ही टैंकर आता है ना। आता है तो गंदा पानी आता है। हम गरीबी लोग हैं। अभी कौन बोलता है ये करो वो करो, बाद में दवाखाने में जाने का पैसा कहाँ से लाने का, बताओ हम लोग को तो क्या करने का हम लोग ने। जिले में इस साल 55 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बीड़ के जिलाधिकारी नवल किशोर राय के मुताबिक जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन कई स्तर पर काम कर रहा है। हमारा वाटर टैंक है, तकरीबन उसमें 12,000 लीटर पानी होता है और एक गांव में तो बोल सकते हैं कि औसतन 2 या 3 ट्रिप्स हम लगाते हैं, तो तकरीबन 1,500 ट्रिप्स है। तो इतने सारे टैंक्स के द्वारा लोगों को पानी दे रहे हैं। प्रशासन ने जानवरों के लिए 265 कैटल कैंप लगाए हैं। इनमें 2,65,000 जानवर रखे गए हैं। सरकार ने इनके लिए चारा और पानी का इंतजाम किया है। सूखे और पानी के साथ ही बीड़ के 25 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट भी है। मजदूर और गरीब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। गर्मी बढ़ने और जलाशयों के सूखने के चलते लोगों का गुजारा करना दूभर हो गया है। मराठवाड़ा का बीड़ जिला भारी जल संकट और सूखे से जूझ रहा है। यहाँ वो जलाशय जहाँ कभी भी पानी नहीं सूखा था, खजाना जैसे जलाशयों में पानी पूरी तरह सूख गया है और किसान बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं।
कैमरून नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बीड़। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर का प्रचार का शोर आज थम गया। इस चरण में सबसे ज्यादा 62 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाने हैं। इस दौर में कुल 418 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि मतदान शांतिपूर्ण रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। छह चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में अब तीसरे दौर की बारी है। इस दौर में राज्य के मध्य हिस्से की 62 सीटों पर मतदान होना है। इनमें बर्धमान, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले और उत्तर कोलकाता शामिल हैं। इस दौर में कुल 1,37,42,000 वोटरों को वोट डालने का अधिकार है। इनमें से 71,33,978 पुरुष और 65,79,218 महिला वोटर हैं। 28,645 सर्विस मतदाता हैं, जबकि 159 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपना वोट डाल सकते हैं। इस दौर में कुल 418 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 34 महिला उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने इस दौर में सभी 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 26 और सीपीएम के 38 उम्मीदवार इस दौर में किस्मत आजमाएंगे। सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार मुर्शिदाबाद जिले की दोमकल और जालांगी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार बर्धमान जिले की बर्धमान दक्षिण और गालसी सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाता 16,461 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल पाएंगे। आयोग ने 18,930 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की है। इस बार 1,214 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, जबकि कांग्रेस और वाम मोर्चे में शामिल सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, एआईएफबी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की कुल 294 सीटों पर तीसरे दौर के बाद अब बाकी 3 और चरणों में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने पीएफ के नए नियमों को वापस ले लिया है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अब पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इसके तहत कर्मचारी अपने हिस्से के अलावा नियोक्ता के हिस्से को भी सुविधा के हिसाब से पैसे निकाल सकता है। इससे पहले सरकार ने नए नियमों को 3 महीने के लिए टालने का फैसला किया था। हमारा जो 10 फरवरी 2016 को जो नोटिफिकेशन दिया गया था, जिससे मजदूर जो है उसके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के बाद ही ले सकता था, लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन मैंने रद्द कर दिया। इससे अभी पुरानी पद्धति चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के जरिए ही जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू के कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य पर्यटन की खासी संभावना है और इसके विकास के लिए काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। भारत सरकार पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हर कदम पर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति उसकी ताकत है। युवाओं को कुछ नया करने का सपना देखना चाहिए। जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है, भारत ने विश्व का नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान युग की सदी है। भारत के पास विश्व का नेतृत्व करने के लिए ज्ञान का संपुट है और आप लोग हैं
जो उस ज्ञान के वाहक हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बाहर से आने वाले छात्रों के साथ अच्छे व्यवहार की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जो छात्र बाहर से आते हैं उन्हें राज्य में घर जैसा माहौल मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मसले पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले में कल सुनवाई पूरी हो सकती है। आज केंद्र सरकार की तरफ से विनियोग बिल पारित न होने और स्पीकर की भूमिका पर दलील पेश की गई। उत्तराखंड हाई कोर्ट में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई अब फैसले की तरफ बढ़ रही है। बुधवार को छुट्टी होने के बावजूद कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वकील अपनी दलील पेश करेंगे। कल दलील शुरू करेंगे और कल इस मामले को पूरी तरह से करके रिजर्व होने की आशा है। मैं समझता हूं हमारी सब दलीलें पुनः होने वाली हैं, बताने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कि केंद्र सरकार का स्टैंड क्यों गलत है। मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि ये मामला बुमई केस से अलग है, क्योंकि यहाँ विधानसभा भंग नहीं की गई है बल्कि उसे निलंबित रखा गया है। जो 18 तारीख को विषय थे कि पहला जो अप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल पारित नहीं हुआ, उसे पारित दिखाया गया। स्पीकर की क्या भूमिका थी और इसे किस रूप से क्या इसे उचित माना जा सकता है। सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र की जड़ों पर हमले जैसा है। अदालत ने कहा था कि अगर विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी तो शक्ति परीक्षण कराना चाहिए था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट नहीं होता बल्कि उसे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात के पाटीदार आंदोलन के बाद बिगड़ी तस्वीर अब धीरे धीरे सुधर रही है। रविवार को जेल भरो आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद राज्य के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसे सोमवार को माहौल शांत रहने के चलते हटा दिया गया। लेकिन मोबाइल इंटरनेट को सोमवार रात तक पाबंदी रही। पाटीदारों की तरफ से सोमवार को गुजरात बंद भी बुलाया गया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के चलते राज्य में CRPF, RF और कमांडो फोर्स को तैनात किया गया था। बिल्कुल कंडीशन नॉर्मल है और आप देख सकते हो कि बिल्कुल ट्रैफिक भी नॉर्मल और ट्रांसपोर्टेशन बसेस वगैरह भी नॉर्मली शुरू हो गई है और पब्लिक आवर जवर दुकानों भी चालू हो गई है सब। पुलिस डिप्लॉयमेंट और पेट्रोलिंग वैसे ही रहेगी और बिल्कुल शांति बनाए रखे, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हंदवाड़ा में सेना के 4 बंकरों को आज हटा दिया गया। स्थानीय लोग लंबे समय से इन बंकरों को हटाने की मांग कर रहे थे। हंदवाड़ा शहर में मंगलवार सुबह कर्फ्यू में 4 घंटों के लिए ढील दी गई। बाद में हालात सामान्य रहने पर हंदवाड़ा के अलावा कुपवाड़ा और त्रिहगाम में दोपहर बाद कर्फ्यू शाम तक के लिए हटा दिया गया। उस बीच पुलिस ने पीड़ित लड़की के साथ कथित छेड़खानी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। वहीं श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लिया। हंदवाड़ा में पिछले मंगलवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया था जब एक लड़की से एक जवान के छेड़छाड़ की अफवाह के बाद भीड़ हिंसक हो उठी और उसने आंदोलन किया। इसमें पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की मौत। 133 के तहत इसको गिरा दिया गया क्योंकि बिल्डिंग इज अनसेफ है ना। आफ्टर दैट द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन कि क्या करना है इसको। इसके लिए कमेटी बनी हुई है और वो रिपोर्ट जाएगी ऊपर कि भाई क्या करना है। पाकिस्तान की जेल में बंद रहे भारतीय कैदी कृपाल सिंह का शव भारत लाया जा चुका है। मंगलवार उनका पार्थिव शरीर लेने के लिए पूरा परिवार अटारी बॉर्डर पहुंचा। पाकिस्तान ने कृपाल सिंह का शव सौंपने से पहले लाहौर को जिन्ना अस्पताल से उनका पोस्टमार्टम भी करवाया। कृपाल सिंह पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद थे और पिछले महीने 11 तारीख को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। मैं तो अपना यकीनन कह सकती हूँ कि कृपाल के साथ कुछ अलग तरीका इस्तेमाल किया गया, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर उनका शोर न मचे, पता न चले कि ये हर कैदी के साथ, हिंदुस्तानी के साथ ऐसा करते हैं। शक की सुई इस ओर भी जाती है कि लाहौर की जेल के अंदर पाकिस्तानी कैदियों की मौत क्यों नहीं होती, उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं होता, उन पर हमले क्यों नहीं होते। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अल्लामा इकबाल के जीवन पर लिखी गई किताब का आज विमोचन किया। अल्लामा इकबाल मशहूर शायर थे और उनकी शायरी ने एक ख़ास मुकाम हासिल किया। उनके जीवन से जुड़ी इस बायोग्राफी को डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने लिखा है। पुस्तक विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने इकबाल की चंद लाइनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश की संस्कृति में एकता और अमन ज़रूरी है।
वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने किस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा कहाँ से, ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इन दो इस्तिलाहों को साथ रख के सोचिए। सदियों से जो झगड़े हमारे समाज में होते रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इक्वाडोर में भूकंप ने ज़मीन तो कुछ देर के लिए ही हिलाई थी, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसा मंजर छोड़ गया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस हादसे में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 413 पार कर चुका है। लोग मलबे के नीचे से आ रही आवाज़ों से अपने को खोज रहे हैं। दहशत ऐसी कि लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे अपनी रातें काट रहे हैं। इक्वाडोर में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 400 के पार पहुंच गई है। 7.8 तीव्रता के इस भूकंप में 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति राफेल कोरिया के मुताबिक शनिवार को आया भूकंप इक्वाडोर में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। राहत और बचाव टीमें अपना फर्ज पूरा करने में जुटी हुई हैं। Ayudarnos venezolanos, colombianos, de muchos lugares. Y le insisto, la prioridad es donde hay signo de vida. Por ejemplo, algunos vecinos se nos quejaban, yo ayer recorrí el centro de la ciudad. शनिवार को आई तबाही के बाद अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। राहत और बचाव टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। टीमों को कई जगहों पर जिंदा लोग भी मिल रहे हैं। Estamos felices. Ese es el mejor pago que nosotros tenemos al venir a colaborar a una comunidad hermana. विनाशकारी भूकंप ने इक्वाडोर की खूबसूरत जगहों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13,500 सुरक्षा बलों और रेड क्रॉस के 800 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। अमेरिकी भू सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक इक्वाडोर में ऐसी आफत 1979 में आई थी। उस वक्त भूकंप में करीब 600 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 20,000 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।